हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को यूकेपीएससी के जो कॉमर्स है उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही थी। तो उसमें नई सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिससे कि पूरा सब्जेक्ट आप लोग का कवर हो जाए और आप लोग को ये भी पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन आप लोग का वीक है, जिस पे आप ज़्यादा मेहनत करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी, जिसमें 33 क्वेश्चन थे आप लोगों के, जिसमें पूरा मैंने कवर किया था उन चैप्टर्स को। आज की वीडियो में इसी तरह आगे हम जो रेशियो एनालिसिस है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है उनके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे कि वो हमारा कितने अच्छे से प्रिपेयर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद आवर्तन अनुपात है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। आपको क्या बताना है कि स्कंद आवर्त अनुपात क्या होगा। आपने पढ़े होंगे कई तरह के अनुपात, इसमें जो लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं या सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, अलग अलग तरह के पढ़े हैं। इसमें और भी बहुत से अंदर थे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, करेंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, बहुत से रेशियोज आपने इसमें अंदर पढ़े हैं। उसी में पूछ रहा है जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो किस तरह का रेशियो है। तो ये हो जाता है आवर्त या क्रियाशीलता के अनुपात, यानी कि टर्नओवर एंड एक्टिविटी रेशियो। इसमें क्या रहता है, इसका जो फार्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत को हम जो है ऊपर रखते हैं और जो है अपॉन में नीचे क्या आता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो एवरेज स्टॉक निकल के आता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल आता है। ये परसेंटेज में नहीं निकलता है, जैसे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे वो परसेंटेज में निकलते थे, लेकिन ये टाइम्स में निकलता है, ये आप लोगों का परसेंटेज में नहीं निकलेगा। तो इसमें ये अनुपात जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होता है, तो ये माना जाता है कि कार का निष्पादन बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है, उतनी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, इसीलिए बार बार स्टॉक क्या हो रहा है, जो बिजनेस है उसमें आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70% द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 15%, 30%, 35%, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर संचालन अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर 70% है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो संचालन अनुपात होता है ऑपरेटिंग रेशियो होता है और जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, इन दोनों का जो टोटल होता है वो 100% होता है, यानी कि 100 होता है। तो अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो 70% होगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 30%। तो 30% क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता कि इन दोनों का टोटल 100 होता है, तो आप इसमें जितने भी नियम लगा लेते, जितने भी फॉर्मूलाज लगा लेते, आपका आंसर नहीं निकलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालू अनुपात का आदर्श स्तर है, आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज 4:1, 2:1, 1:1, 0.5:1। तो यहाँ पर किसका पूछा है, जो चालू अनुपात होता है करंट रेशियो होता है। तो करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो उसका जो आदर्श या आइडियल माना जाता है वो हो जाता है 2:1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिक्विड रेशियो की, तरलता अनुपात होता है तो उसका कितना हो जाता है, उसका होता है 1:1। और इसके अलावा जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है पूर्णतः तरलता अनुपात, उसका कितना होगा, उसका हो जाता है 0.5:1। तो ध्यान में रखिएगा, इन तीनों को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछे या फिर जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन अगर आता है तो भी आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरल या त्वरित संपत्ति, लिक्विड और क्विक एसेट्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिक्विड एसेट निकाली जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है या किस तरह से वो निकलती है, या करंट एसेट में से हम क्या लेस करते हैं तब वो निकलती है। तो करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि आप करंट एसेट जो होती हैं, चालू संपत्तियां जो हमारी होती हैं, उसमें से हम क्या चीज़ें लेस करते हैं तो निकल के हमारी लिक्विड एसेट आ जाती है। तो उसमें से हम लेस करते हैं स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। इन दोनों चीज़ों को लेस करने के बाद हमारी लिक्विड एसेट आ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त अनुपात प्रबंधक को सहायता करते हैं। टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन
संसाधनों के प्रबंध में, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, वित्त का नियोजन करने में, प्लानिंग द फाइनेंस, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आवर्त अनुपात होते हैं यानी कि जो टर्नओवर रेशियोज निकाले जाते हैं वो मैनेजमेंट होगा, जो प्रबंध होगा उसकी किस तरह हेल्प करते हैं या किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो वो हो जाता है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में। परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस है संस्था की उस कार्य को करने में, उसको एवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बस देखेंगे जहाँ पर भी कि उपयुक्त सभी है, ऑल द अबव है, सीधे से उसको टिक कर दिया। ज़रूरी नहीं होता है कि जितने पॉइंट्स दे रखे हों ऑल ऑफ द अबव सही ही हो। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी हमने देखा ऑल ऑफ द अबव सीधे वही टिक कर देते हैं कि हाँ ये सारे सही लग रहे हैं, हमको सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि प्रबंध की सहायता मेनली किस लिए करते हैं, मुख्य रूप से आपको देखना है तो वो आपको कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स? स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तरल संपत्तियों में क्या शामिल है? ऊपर ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि जब हम निकाल रहे थे लिक्विड एसेट तो क्या चीज़ लेस कर रहे थे? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर रहे थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे नहीं रखा, क्या दे रखा है? स्टॉक दे रखा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देनदार 40,000, प्राप्य विपत्र 20,000, वर्ष की उधार बिक्री 2,40,000। अतः औसत वसूली अवधि माह में यहाँ पर आपको निकालना है कि देनदार दे रखे हैं, डेटर्स हैं 40,000 के, बिजनेस पेबल दे रखे हैं 20,000 का, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 2,40,000 एंड हेंस एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ। यहाँ पर आपको औसत वसूली अवधि निकालनी है, माह में निकालनी है। ध्यान रखिएगा मंथ्स में निकालनी है ना कि डेज में। डेज में होता तो 365 करते, मंथ में अगर निकालनी है तो 12 करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो एवरेज डेटर निकालने होते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग तो दे नहीं रखा है, सिर्फ डायरेक्ट आप लोग का डेटर बता दिया है और बिजनेस पेबल बता दिया है, दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा। 40,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 60,000। यहाँ पर टोटल आपकी बताई नहीं गई है, उधारी बताई गई है, क्रेडिट सेल ही है, सीधे सीधे हम उसको ले लेंगे। अब हम रखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हो जाता है एवरेज डेटर या बिजनेस पेबल अपॉन में हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। आप जो 12 से इसको करिएगा 2,40,000 को तो 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 2 से आप उसको जो है करेंगे डिवाइड 60 को तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। पहले 0 से 0 को कट कर लेना है आपको, उसके बाद जो पूरे फिगर आते हैं उनको जो है डिवाइड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिवाइड करने का कि पहले 0 से 0 को हटा दीजिए तो यहाँ पर आपके पास संख्याएं जो होती हैं, नंबर छोटे डिजिट्स हो जाते हैं तो उनको काटना आसान होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज? चालू अनुपात, करंट रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात, क्विक रेशियो, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। यहाँ पर भी ऑल द अबव देख के सीधे नहीं मारना है। सबसे कड़ी जांच किस में होती है? जहाँ पर पूर्णतः लिक्विड रेशियो लिया जाएगा, जहाँ पर पूरी तरह से लिक्विड ही एसेट होंगी, लिक्विड ही लायबिलिटी होंगी। तो किसका फॉर्मूले में होती हैं? जो हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है। देखिए जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हो गया। लिक्विड जो फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड रेशियो का, तो वहाँ पर क्या करते हैं? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लेते हैं। और जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है वहाँ पर क्या करते हैं? लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी भी लेते हैं। तो लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है? जब हम करंट लायबिलिटी जो होती है उसमें से बैंक और ड्राफ्ट को लेस कर देते हैं तो क्या निकल आती है? हमारी लिक्विड लायबिलिटी निकल आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जब पूर्ण तरलता अनुपात जो होता है वो पूरी तरह से तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है, यानी कि पूरी तरह सही में बताता है कि जो फर्म है या जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी की स्टेज इस टाइम क्या है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं होता है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस डज नॉट अप्लाई टू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जितना ज़्यादा अगर कोई इसमें जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा रेशियो जो है वो ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता या फिर अनुकूल नहीं होता, फिर फर्म के लिए सही नहीं होता, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्कंदावर्त, स्टॉक टर्नओवर, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, किसी पर नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो, तो उसका ज़्यादा होना अनुकूल नहीं होता है।
बाकी जो नेट प्रॉफिट रेशियो तो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यही है कि सेल पर प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा हो रहा है, इसका अर्थ भी ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है। जो संचालन अनुपात होता है जब वो ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये निकलता है कि जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि कैसे निकाला जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला यही तो होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो संचालन व्यय हैं, उसको ऐड कर देते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से व्यय आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको जोड़ करके क्या आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा निकल के आ रही है तो यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है सेल के पर, क्योंकि निकाला किस पे जाता है, सेल पर ही तो निकाला जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको हमें कम करना है, इसलिए ये फेवरेबल नहीं होता कि अगर बहुत ज़्यादा हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों का संग्रह कलेक्शन ऑफ डेटर चालू अनुपात बढ़ाता है, इंक्रीज करंट रेशियो चालू अनुपात घटाता है, डिक्रीज करंट रेशियो चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो, उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो आपको बताना है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटर्स है, डेटर्स होते हैं उनको उनका कलेक्शन है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो चालू अनुपात का स्तर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो MCQ सॉल्व करवाए थे, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि दोनों ही करेंट एसेट होती हैं, कैश भी और डेटर भी। अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्या होगा, कैश वहाँ पर बढ़ जाएगी, और अगर हमारी कैश कम हो, डेटास बढ़ रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा। तो इफेक्ट टोटल पे कोई नहीं पड़ेगा, टोटल आपका सेम ही रहेगा। इसलिए चालू अनुपात पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों ही एसेट करंट एसेट हो जाती हैं, तो करंट एसेट के टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डेटर्स से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि उसमें आप लोगों के और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग डैश पर प्रत्यय की गणना में किया जाता है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कुल संपत्ति, टोटल एसेट, विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड, अंशधारियों के कोष, शेयर होल्डर्स फंड, उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ होता है, यानी क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यय की जो गणना की जाती है वो किस पर की जाती है। कुल संपत्ति पर की जाएगी, विनियोजित पूंजी पर, अंशधारियों के कोष पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो वो की जाती है अंशधारियों के कोष पर, शेयर होल्डर्स फंड पे की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात 2.7:1, त्वरित अनुपात 1.8:1, चालू दायित्व 60,000, स्टॉक का मूल्य होगा, करंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1, करंट लायबिलिटीज ₹60,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, स्टॉक की वैल्यू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए होंगे। चालू अनुपात दे रखा है, त्वरित दे रखा है, चालू दायित्व बता दी, आपको क्या निकालना है, चालू संपत्तियाँ निकालनी है। यहाँ पर पहले आपको चालू संपत्तियाँ निकालनी है, उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर का ऑप्शंस तो दे रखे हैं, 60,000, 54,000, 1,08,000, 1,62,000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं इसे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आप उसके बाद जो मैंने सॉल्व करवाया है तब देखिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। उससे कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को निकालने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम यही हो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या गिवन है हमें पता है, करंट रेशियो उसको नोट कर लेंगे, क्विक रेशियो को नोट कर लेंगे, और करंट लायबिलिटीज नोट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे करंट रेशियो का। करंट रेशियो के फॉर्मूले से हमें क्या पता चल जाएगा, करंट एसेट पता चल जाएगी। तो करंट रेशियो का जब फॉर्मूला रखेंगे तो 2.7 अपॉन में 1 रख दीजिए, इज इक्वल टू जो आपको करंट एसेट नहीं पता उसको x मान लेंगे, अपॉन जो करंट लायबिलिटी हमें पता है वो 60,000 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में x आपका बाहर आ जाएगा और 60,000 इंटू 2.7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1,62,000। अब ये 1,62,000 क्या है, ये हो जाएगी हमारी करंट एसेट। अब हमें निकालनी है जो लिक्विड एसेट है वो निकालेंगे, तभी तो हम पहुँच पाएंगे स्टॉक तक। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए जो आपका क्विक रेशियो का फॉर्मूला था उसको रखेंगे, 1.8 अपॉन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें नहीं पता लिक्विड एसेट कितनी है, उसको हम x मान लेंगे, अपॉन में 60,000 आ जाएगा। फिर वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x बाहर आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा 1,08,000। अब हम यहाँ जो हमारी करंट एसेट थी उसमें से हम जो लिक्विड एसेट है उसको लेस कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट में से स्टॉक को हटाने के बाद ही तो निकल के हमारे आता है जो लिक्विड एसेट होती है, तो यहाँ पर हम उसको लेस कर देंगे। कितना निकल के आएगा 54,000, और 54,000 ही क्या हो जाएगी हमारी स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप लोग की समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो इज लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो संचालन अनुपात होता है वो किस तरह का होगा, वो हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभदायकता को बताता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज 1:1, 1:2, 2:1, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है वो कितना उसका अनुपात होगा, उसका अनुपात हो जाएगा 1:1। अब एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं किसे हैं, आप लोग एक नाम तो ध्यान में रखते हैं बाकी भूल जाते हैं। जो तरल अनुपात होता है, लिक्विड रेशियो होता है, उसी को ही त्वरित अनुपात, क्विक रेशियो या फिर अम्लपरक अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, वित्तीय स्थिति अनुपात, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, पिक में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में मैंने पहले आप लोग को बताया ही था कि कौन से अनुपात होते हैं जो परसेंटेज में निकलते हैं, वो हो जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायकता अनुपात जो होते हैं उसको हम प्रतिशत में निकालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय में की जाती है, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा इसमें आप लोगों का, क्रियाशीलता अनुपात। जो क्रियाशीलता अनुपात होते हैं वो जो टाइम्स होता है समय में निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अनुपात में एक अवयव एक में परिवर्तित किया जाता है, अंडर विच रेशियो वन कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इन वन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप जो करंट रेशियो निकालते हैं या फिर जो आपने लिक्विड रेशियो निकाला होगा तो देखा होगा कि जो करंट लायबिलिटी होती है वो एक होती है, और जो ऊपर वाला निकल के आता है करंट एसेट है या लिक्विड एसेट है या तो 2 है, 3 है, 1.5 है या 0.6 है, कुछ इस भी तरह से निकल के आता है, लेकिन जो एक कंपोनेंट होता है वो 1 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो किस तरह के रेशियोज होते हैं, तो वो हो जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000 रुपये तथा देनदार 50,000 हैं तो औसत वसूली अवधि होगी। इफ नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 2,50,000 एंड डेटर्स 50,000 व्हेन एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 45 डेज, 60 डेज, 73 डेज, 55 डेज। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। इसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज डेटर अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू जो आप यहाँ पर निकालना है, क्योंकि डेज में आंसर दे रखा है तो डेज हम रखेंगे 365 डेज। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 73 डेज आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है तो किसके बेसिस पे या किसकी वजह से बनाया जाता है या किसके जो है सपोर्ट से बनाया जाता है, कौन कौन से उसमें हमें अकाउंट से उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमें बैलेंस शीट भी चाहिए होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, जिसमें कि आपका दे रखा है कितना टैक्स पेड किया है या प्रॉफिट का या जो डिविडेंड है उसका भुगतान किया है या इतना प्रोविज़न है। कभी कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी होती है बैलेंस शीट के, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों ही चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे बनाने में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दर्शाई जाती है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बोथ बी एंड सी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं।
पहली ऑपरेटिंग होती हैं, उसके बाद आ जाती हैं इन्वेस्टिंग, थर्ड आ जाती हैं फाइनेंसिंग। तो इसमें जो ब्याज कीमत दिखाई जाती है वो किस में दिखाई जाएगी, तो ब्याज जो होगा वो बी और सी दोनों में ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कैसे दोनों में दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है, मिला है किसी चीज़ से, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर रिसीव हुआ है तो किस में जाता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। लेकिन अगर हमने पे किया है, वो पेड है, तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो पूछ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं बताया है कि पे किया है या फिर रिसीव हुआ है, तो हम दोनों को ही मानेंगे। ऑप्शन में दे भी रखा है आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अगर स्पेशली बताया गया होता कि चुकाया गया है या प्राप्त हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आंसर लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, लेनदारों में कमी, डिक्रीज इन डेटर, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, लेनदारों में कमी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैश का इनफ्लो नहीं, यानी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे कि जो कैश है वो संस्था में नहीं आएगी, उसका इनफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर देनदारों में कमी से भी होगा, अंशों के निर्माण करने से भी कैश आएगी, और स्थायी संपत्तियों की हम फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो उससे भी कैश आएगी। किससे नहीं आएगी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, अगर लेनदारों में कमी हो रही है तो वहाँ पर कैश आएगी नहीं बल्कि कैश जाएगी। लेनदार वही तो होते हैं ना जिनको हमें देना होता है, उनको पे करना होता है, तो उससे क्या होगा, कैश हमारी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर, लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन डेटर, रहतिया में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी यहाँ पर जो दे रखे हैं ऑप्शंस, उसमें किससे जो है कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आप लोग का दे रखा है लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कैश का इनफ्लो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कैश का पेमेंट नहीं किया है तभी तो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है। अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया होता तो क्रेडिटर्स घट गए होते, कम हो गए होते। बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं यानी कि इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इससे क्या होगा, इससे रोकड़ का जो आउटफ्लो है वो होगा, लेकिन जो लेनदारों में एक वृद्धि है उससे रोकड़ का आउटफ्लो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, नो इफेक्ट ऑन कैश, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं आप लोगों के करंट एसेट होती है, तो उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, कैश होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैश कम होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, एक्वायरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से किसी के आधार पर नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कैश फ्लो है स्टेटमेंट में बनाते हैं वो किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप लोग होंगे, ये होता है रोकड़ के आधार पर। सिर्फ यहाँ पर हम रोकड़ को देखते हैं, कैश को देखते हैं और किसी भी चीज़ को देखा नहीं जाता है। यहाँ पर जो आप लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ पर कोष की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ कैश की बात हो रही, जो भी चीज़ें कैश में हुई होती हैं, कैश आई हो या फिर कैश गई हो बिजनेस में, सिर्फ उनको ही शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर उपार्जन नहीं देखा जाता है कि उपार्जित हुई हो तो उनको हम शामिल कर लें, यहाँ पर जो एक्चुअल में हुआ होता है सिर्फ उसे ही शामिल किया जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आदेशात्मक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज मैंडेटरी टू, सभी उपक्रमों को ऑल एंटरप्राइजेस स्कंदपड़ी पर सूचित कंपनियों, कंपनीज लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, 50 करोड़ से अधिक की बिक्री वाले उपक्रमों को एंटरप्राइजेस हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़, बी तथा सी दोनों को, बी एंड सी बोथ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आप लोग के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो जो कैश फ्लो दे रखा है वो किस में दे रखा है, AS3 में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है किसके लिए बनाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बी एंड सी यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनके लिए ज़रूरी है, या फिर जिनकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।